हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम पर। सीटेट की तैयारी 2022 के लिए हमारे चैनल पे चल रही है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट्स हमारे चैनल पे कराए जा रहे हैं। तो आज हम लोग करेंगे हिंदी का सेक्शन, जिसमें 30 क्वेश्चंस आएंगे। 15 जो होंगे आपके पेडागोजी के होंगे और 15 जो होंगे वो आपके कंटेंट के होंगे। कंटेंट मतलब जिसमें आपका दो आएगा, एक गद्यांश और एक काव्यांश। गद्यांश में और जो आपका काव्यांश है कुल मिला के 15 होंगे। 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के होंगे, सब्जेक्ट के, जैसे हिंदी है। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले जो हम चालू करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे आपके पेडागोजी के क्वेश्चन से। तब तक आप जुड़ जाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा और ऑप्शन कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, ठीक है। आपके 30 में से कितने सही होते हैं ये भी ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। चलिए, पहला प्रश्न देखिए क्या है। यदि शिक्षक सभी बच्चों की अधिगम शैली को ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। यदि शिक्षक सभी बच्चों की अधिगम शैली को ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। पहला, बच्चों को अपनी प्रतिभा तथा अधिगम शैली के प्रदर्शित करने के लिए पाठ्य सहगामी गतिविधियों में भाग लेने का सलाह देनी चाहिए। दूसरा, योगात्मक आकलन परीक्षा में बैठने से पहले सभी पाठों की पुनरावृत्ति करने के लिए कहना चाहिए। तीसरा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें संकल्पनाओं को पूर्ण रूप से सीख लिया है, विद्यार्थियों की जल्दी परीक्षा लेनी चाहिए। चौथा, विद्यार्थियों की विविधता को संबोधित करने के लिए विविध प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो ध्यान रखिए कि प्रश्न इसी तरह के थोड़े से कठिन आएंगे, जिनकी भाषा जो थोड़ी होगी वो हल्की सी, आसान नहीं, टफ होगी, हल्की सी। तो कोशिश करिए कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसका उत्तर आपको क्या लगता है? तो इसका जो उत्तर है वो क्या होगा? इसका उत्तर होगा आपका फोर्थ। चौथा इसका उत्तर होगा, क्या कहता है ये? कह रहा है विद्यार्थियों की विविधता को संबोधित करने के लिए विविध प्रकार के शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। यदि शिक्षक सभी बच्चों की अधिगम शैली को ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहते हैं तो उन्हें विद्यार्थियों की विविधता को संबोधित करने के लिए विविध प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। एक कक्षा में विभिन्न भाषिक, आर्थिक व सामाजिक पृष्ठभूमि के छात्र होते हैं। शिक्षक द्वारा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कक्षा के सभी छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की कक्षा में सबसे अधिक प्रभावकारी शिक्षण विधि है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की कक्षा में सबसे अधिक प्रभावकारी शिक्षण विधि है? एक, शुद्ध उच्चारण पर बल देना। दूसरा, पुस्तक की पाठ्य सामग्री को सस्वर पढ़ना। तीसरा, शुद्ध उच्चारण तथा भावों के साथ पढ़ने पर बल देना। चौथा, शिक्षार्थियों की रुचि के विषय पर चर्चा करना तथा विषय वस्तु से संबंधित शब्द संपदा पर ध्यान देना। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की कक्षा में सबसे अधिक प्रभावकारी शिक्षण विधि है? अगर आप भाषा की कक्षा में सबसे प्रभावकारी शिक्षण विधि आपको कौन सी लगती है? किस पे बल देना चाहिए? तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? चौथा, शिक्षार्थियों की रुचि के विषय पर चर्चा करना तथा विषय वस्तु से संबंधित शब्द संपदा पर ध्यान देना भाषा की कक्षा में सबसे अधिक प्रभावकारी शिक्षण विधि है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। क्या प्रश्न कहता है? 117वां, शिक्षार्थियों को सीखने तथा विषय पर महारत प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, बशर्ते एक, वे जानते हों कि परीक्षाओं में विषय वस्तु के प्रति उनकी समझ के लिए उनकी परीक्षा ली जाएगी। दूसरा, उन्हें विश्वास हो कि जो काम वे कर रहे हैं वह रोचक है तथा उनके स्वयं के और शिक्षक के जीवन से संबंधित है। तीसरा, उन्हें इस बात का पूर्वाभास हो कि उन्हें निर्देशात्मक उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए सकारात्मक पुनर्बल मिलेगा। चौथा, वे इस बात को महसूस करते हों कि एक तरह के कार्य में वे अपनी सहपाठियों से बेहतर निष्पादन कर सकते हैं। तो प्रश्न क्या था? शिक्षार्थियों को सीखने तथा विषय पर महारत प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तो इसका सरल उत्तर होगा, उन्हें इस बात का पूर्वाभास हो कि उन्हें निर्देशात्मक उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। मतलब क्या है इसका?
कि शिक्षार्थियों को सीखने तथा विषय पर महारत प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर पुनर्बलन का सिद्धांत स्किनर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। जब कोई बालक क्रिया करता है तो क्रिया के दौरान उसमें जो अनुक्रिया में वृद्धि होती है उसे ही पुनर्बलन कहते हैं। पुनर्बलन के द्वारा बालक के कार्य करने की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 118वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्यार्थियों को अच्छा भाषण देने का प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती? ध्यान रखिएगा, नहीं की बात यहां हो रही है, नहीं। ठीक है, नहीं की जा सकती की बात हो रही है। एक, शुद्ध उच्चारण का प्रदर्शन करके दिखाना। दूसरा, जीवा तथा होठों की सही स्थिति का अभ्यास कराना। तीसरा, शिक्षार्थियों को जीवन की वास्तविक स्थितियों पर बोलने के अवसर उपलब्ध कराना। चौथा, शिक्षार्थियों को 1 मिनट के लिए बोलने का अवसर देना ताकि आप उसकी त्रुटियों का निदान कर सकें। तो बताइए कौन सा सबसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? तो क्या शुद्ध उच्चारण का प्रदर्शन करके दिखाना, तो ये तो बहुत अच्छी चीज लग रही है। जीवत तो होठों की सही स्थिति का अभ्यास करना, ये भी बहुत सही चीज है। शिक्षार्थियों को 1 मिनट के लिए बोलना व अवसर देना ताकि आप अपने उसकी त्रुटियों का निदान करें, ये भी बहुत सही चीज है। लेकिन क्या सही चीज नहीं है कि शिक्षार्थियों को जीवन की वास्तविक स्थितियों पर बोलने के अवसर प्राप्त करना? इससे आप कुछ जान नहीं पाएंगे, बच्चा तो कुछ ना अगड़म बगड़म बोलेगा ही ना। मतलब क्या, शिक्षार्थियों द्वारा छात्रों को जीवन की वास्तविक स्थितियों पर बोलने के अवसर उपलब्ध कराना विद्यार्थियों को अच्छा भाषण देने का प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। शिक्षार्थियों की वास्तविक स्थितियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं, इसका प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता। इसे शिक्षार्थी स्वयं के अनुभव के आधार पर व्यक्त करते हैं। ठीक है, वो तो अपनी बातें बताने लगेंगे। फिर भाषा कौशलों के उप कौशल हैं 1, 2, मतलब ऑप्शन में 2, 4, 5 या 3। भाषा कौशलों के उप कौशल हैं, कितने कौशल उप कौशल हैं बताइए इसका उत्तर। तो उसके 2 उप कौशल हैं, 2। भाषा कौशलों के 2 उप कौशल पढ़ना और लिखना है। ठीक है, तो भाषा के उप 2 कौशल क्या है? पढ़ना और लिखना। बोलना और सुनना भाषा शिक्षण के प्रधान कौशल होते हैं। उच्चारण से संबंधित कौशल को प्रधान कौशल कहा जाता है। उप कौशल का संबंध भाषा को लिखित रूप में से है। फिर से बता दे रहा हूं, भाषा के 2 उप कौशल है, पढ़ना और लिखना। बोलना और सुनना भाषा के प्रधान कौशल हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बौद्धगम्य निवेशों का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? बौद्धगम्य निवेशों का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? इस वाले प्रश्न का उत्तर 2 था, ध्यान रखिएगा। क्या क्या था? पढ़ना और लिखना। अब इसका बताइए 120वें प्रश्न का उत्तर। बौद्धगम्य निवेशों का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? 1, स्टीफन क्रैशन। 2, दूसरा नॉम चॉम्स्की। तीसरा B.F. स्किनर। चौथा लैरी सेलिंकर। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर क्या है आपका? इसका उत्तर है आपका स्टीफन क्रेशन। स्टीफन क्रेशन। क्या बोला था? बौद्धगम्य निवेशों का विचार सर्वप्रथम स्टीफन क्रेशन द्वारा दिया गया। यह दूसरी भाषा अधिग्रहण से संबंधित है। इसके अंतर्गत बोली जाने वाली और लिखित भाषा इनपुट को समझना एकमात्र तंत्र के रूप में देखा जाता है, जिसके परिमाण स्वरूप अंतर्निहित भाषाई क्षमता में वृद्धि होती है और भाषा उत्पादन को शिक्षार्थियों की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं देखा जा सकता। क्रेशन के अनुसार भाषाई क्षमता केवल तभी उन्नत होती है जब भाषा अवचेतन रूप से प्राप्त हो जाती है और उसे सचेत सीखने का उपयोग सहज भाषा उत्पादन के स्रोत के रूप में नहीं किया जा सकता। ठीक, चलिए आगे। तो ये हमारे पेडागोजी के 15 प्रश्न हो गए हैं। अब हम जो प्रश्न करने जा रहे हैं वो गद्यांश और आपके काव्यांश के प्रश्न होंगे। ठीक है, कोशिश करिएगा कि उन्हें ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। चलिए पहले काव्यांश करते हैं। काव्यांश क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। जो अन्य धात्री के सदर्श सबको पिलाती है दुग्ध है जो अमृत इस लोक का, जिस पर अमर भी मुग्ध है। वे धेनुएं प्रत्येक ग्रह में हैं दुही जाने लगी, यो शक्ति की नदियां वहां सर्वत्र लहराने लगी। धृत आदि के अधिक्य से बलवीर का सुविकास है। क्या आजकल का सा कहीं भी व्याधियों का व्यास है उस समय गोवंश पलता, इस समय मरता वही। क्या एक हो सकता कभी यह और वह भारत मही। तो ये थोड़ा सा कविता है। कविता में देखिए जो मीनिंग होती है शब्द की वो डीप होती है, तो आपको थोड़ा समझना पड़ता है सॉल्व करते वक्त। ठीक, पहला बताइए 100वां प्रश्न। अमर किस पर मुग्ध है? ठीक है, अमर किस पर मुग्ध है बताइए। अमर किस पर मुग्ध है? 1, सुरा। 2, दधी। तीसरा दुग्ध। चौथा अमृत। बताइए इसका उत्तर, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए।
प्रश्न जल्दी जल्दी करना है रहेगा, आपको ध्यान रखिएगा। तो किस पे है, तो आपको पता है दुग्ध पर वह मुग्ध है। अमर दुग्ध पर मुग्ध है, कवि के अनुसार गाय का दूध धरती का अमृत के समान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस लोक का अमृत है दूध, दही, धृत, अमृत। तो क्या है इसका अमृत? दूध। गाय का दूध इस लोक का अमृत है क्योंकि यह लोगों को पालन पोषण किसी स्नेहमयी धाय के समान करता है। आगे बढ़ते हैं। धात्री शब्द का अर्थ है, धात्री शब्द का अर्थ है एक देने वाली, दूसरा धारण करने वाली, तीसरा पालन करने वाली, चौथा सेवा करने वाली। धात्री शब्द का अर्थ है, धात्री शब्द का अर्थ है देने वाली। ठीक है, देने वाली। धात्री शब्द का अर्थ है धारण करने वाली। पद्यांश के अनुसार गाय अर्थात धेनु को धात्री कहा गया है। ठीक है, तो धात्री शब्द का अर्थ है देने वाली। किसकी नदियां सर्वत्र लहराने लगी? एक धृत की, दूसरा दुग्ध की, तीसरा जल की, चौथा शक्ति की। तो किसकी नदियां लहराने लगी? तो ध्यान रखिएगा, शक्ति की। कैसे? शक्ति की नदियां सर्वत्र लहराने लगी क्योंकि कवि के अनुसार गाय का दूध पीकर भारतीय शक्तिशाली होने लगे। ठीक, चलिए। बलवीर में समास है, एक द्वंद्व समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा द्विगु समास। तो बलवीर में कौन सा समास है? आपका द्वंद्व समास है। इसका समास विग्रह होगा बल और वीर। जिस समास के दोनों पद प्रधान अर्थात स्वतंत्र हो तथा दोनों पदों के बीच में कोई योजक शब्द और अथवा या एवं हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मही शब्द का अर्थ है, मही शब्द का अर्थ है एक मही यसी, दूसरा तर्क, तीसरा भूमि, चौथा माता। तो उत्तर हो जाएगा भूमि। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा आपका? भूमि इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए, ये हमारे काव्यांश के प्रश्न हो गए। अब हम कैसे प्रश्न करने जा रहे हैं? गद्यांश के प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं। ध्यान से इसे पढ़िए और उत्तर दीजिए। परिश्रमी व्यक्ति को असफल हो जाने का पश्चाताप नहीं होता। उसके मन में इतना संतोष तो अवश्य रहता है कि उसमें जितनी सामर्थ्य थी उसने उतना प्रयत्न किया। फल देना या ना देना तो ईश्वर के अधीन है। मानव का कर्तव्य केवल कार्य करना है। इसके विपरीत आलसी व्यक्ति किसी कार्य की असफलता पर उसका दोष भाग्य को देता है। प्रश्न यह है कि भाग्य क्या है? किसी ने सच ही कहा है कि मनुष्य का भाग्य भी परिश्रम से ही बनता है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर बैठ जाए कि उसके भाग्य में अमुक वस्तु नहीं है तो वह उसके लिए कुछ भी कार्य करे, परिश्रम करे, परंतु वह वस्तु उसे प्राप्त नहीं होगी। प्रकृति भी भाग्य के बल से नहीं, व्यक्ति के पुरुषार्थ के बल से ही झुकती है। भारतीय संस्कृति में कहा जाने वाला तप भी परिश्रम का ही पर्याय है। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम ही तप है। इसी तप या श्रम के कारण नहुस इंद्रासन का अधिकारी बना। कालिदास महान कवि, मैडम क्यूरी तथा एडिसन महान वैज्ञानिक तथा अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति। महान लेखकों, कवियों, वैज्ञानिकों आदि की सफलता का रहस्य भी उनका परिश्रम ही है। अब इसके प्रश्न करेंगे। मनुष्य का भाग्य कैसे बनता है? एक दान करने से, दूसरा धैर्य करने से, तीसरा संतोष करने से, चौथा परिश्रम करने से। तो उत्तर क्या होगा इसका? मनुष्य का भाग्य कैसे बनता है? तो मनुष्य का भाग्य हमेशा किससे बनेगा? परिश्रम से ही आपका भाग्य बनेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आलसी व्यक्ति अपनी असफलताओं का दोष किसे देता है? दूसरों को, अवसर ना मिलने को, धन के अभाव को, भाग्य को। तो किसे देता है? उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो भी लाइक कर दीजिएगा। किसे देता है? भाग्य को देता है। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति किसका सम्मान करती है? एक भाग्य के बल का, दूसरा चापलूसी करने का, तीसरा पुरुषार्थ के बल का, चौथा तटस्थ बैठने का। प्रकृति किसका सम्मान करती है? तो पुरुषार्थ के बल का।
गद्यांश के अनुसार प्रकृति पुरुषार्थ के बल का सम्मान करती है, वह व्यक्ति के भाग्य से नहीं अपितु पुरुषार्थ के बल से झुकती है। भारतीय संस्कृति में कहा जाने वाला तप भी परिश्रम का ही पर्याय है। किस व्यक्ति को असफल हो जाने पर भी पश्चाताप नहीं होता? एक परिश्रमी व्यक्ति को, दूसरा आलसी व्यक्ति को, तीसरा पुरुषार्थी को, चौथा भाग्यवान व्यक्ति को। क्या उत्तर होगा इसका? परिश्रमी व्यक्ति को। बताइए क्या उत्तर होगा इसका? परिश्रमी व्यक्ति को नहीं, इसका उत्तर क्या होगा? परिश्रमी व्यक्ति को, सॉरी। ठीक है। किस व्यक्ति को असफल हो जाने पर भी पश्चाताप नहीं होता? परिश्रमी व्यक्ति को। परिश्रमी व्यक्ति को असफल हो जाने पर भी पश्चाताप नहीं होता। उसके मन में यह संतोष रहता है कि उसने अपनी सामर्थ्य अनुसार प्रयत्न किया, वह पुनः अपने कर्म में रत हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम है। एक उत्साह, दूसरा तप, तीसरा सफलता, चौथा भाग्य। तो क्या है? गद्यांश के अनुसार तप है। ठीक है, तो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम तप है। गद्यांश के अनुसार भारतीय संस्कृति में जिसे तप कहा जाता है वह परिश्रम का ही दूसरा नाम है। इसके कारण ही अनेक व्यक्तियों को उनके लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। पुरुषार्थ शब्द का संधि विच्छेद है। एक पुरुष धन अर्थ, दूसरा पुरुषः धन अर्थ, तीसरा पुरुष धन अर्थ, चौथा पुरुष धन अर्थ। बताइए उत्तर क्या है? पुरुषार्थ शब्द का संधि विच्छेद है। पुरुष धन अर्थ, पुरुषा धन अर्थ, पुरुष धन अर्थ, पुरुष धन अर्थ। तो क्या उत्तर होगा इसका? दूसरा, पुरुषः धन अर्थ। ठीक है, पुरुषार्थ का संधि विच्छेद होगा पुरुष धन अर्थ, सॉरी पहला प्रश्न इसका उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा, पहला उत्तर होगा पुरुष धन अर्थ ना, पुरुषा नहीं, पुरुष। पुरुष धन अर्थ या दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि के अनुसार जब हाश्र या दीर्घ स्वर के सामने हाश्र या दीर्घ स्वर आ जाते हैं तो वे परस्पर मिलकर आ ई उ हो जाते हैं। ठीक है, चलिए। विपरीत शब्द का विलोम होगा अनुकूल, प्राकृतिक, उल्टा, प्रतिकूल। विपरीत का उल्टा क्या होगा? बताइए, विपरीत का उल्टा। उल्टा मतलब विलोमार्थी पूछा जा रहा है। विलोमार्थी क्या होगा? विपरीत का होगा अनुकूल। ठीक है, चलिए। सामर्थ्य शब्द में मूल शब्द का प्रत्यय है। बताइए, सामर्थ्य शब्द में मूल शब्द का प्रत्यय है। एक सामर्थ धन या, दूसरा समर्थ धन ए, तीसरा सम धन अर्थ धन या, चौथा समर्थ धन या। बताइए उत्तर। सामर्थ्य शब्द में मूल शब्द का वा प्रत्यय है समर्थ धन या। ठीक है, समर्थ धन या। आगे बढ़ते हैं। ईश्वर का पर्यायवाची नहीं होगा। ईश्वर का पर्यायवाची नहीं होगा गद्यांश के अनुसार। एक प्रभु, दूसरा जगदीश, तीसरा विधाता, चौथा विधान। ईश्वर का पर्यायवाची नहीं होगा, पूछा जा रहा है। नहीं 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 पे फोकस करिए, नहीं होगा। तो क्या उत्तर होगा इसका? आपका चौथा विधान। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द विधान नहीं है। विधान का अर्थ रचना या निर्माण होता है। अन्य सभी विकल्प ईश्वर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए। तो ये सारे जो प्रश्न थे हमारे सीटेट के पेपर से आए हुए हैं। कोशिश करिए कि आप रेगुलरली क्लासेस को अटेंड करिए। डिफरेंट सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, तो उसे बार बार देखते रहें। पहले हमने क्या किया, आपके गद्यांश के कुछ प्रश्न किए। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर आपका हमने पद्यांश को कुछ क्वेश्चन किए। ठीक, फिर हमने जो क्वेश्चन किए वो आपके किसके किए? आपके हमने यहाँ से क्वेश्चन किए थे। आपके कुछ प्रश्न जो थे वो हमने यहाँ से, अब हमारे कुछ और प्रश्न हैं। जैसे ये प्रश्न कौन से हैं? तो ये आपके पेडागोजी के प्रश्न हैं, तो इनको भी आप देख लीजिए कुछ। जैसे निम्नलिखित में से किस शिक्षण शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों के अनुभवों, उनकी बात तथा उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रमुखता देनी है। इस प्रकार के शिक्षण शास्त्र के लिए बच्चों को मनोवैज्ञानिक विकास तथा रुचियों को ध्यान में रखकर अधिगम की योजना बनानी चाहिए। तो ऐसा कौन सा शिक्षण शास्त्र है जिसमें बच्चों के अनुभवों, उनकी बात तथा उनके सक्रिय भागीदारी का प्रमुखता दी जाती है? तो ऐसे को क्या बोला जाता है? आप किस पे ध्यान दे रहे हैं? एक शिक्षार्थी पर, दूसरा बाल केंद्रित, तीसरा शिक्षक केंद्रित, चौथा विस्तारवादी।
तो भाई आप जब बच्चों की ही भागीदारी को मान रहे हैं, सक्रिय मान रहे हैं और उन्हीं को अनुभव को दे रहे हैं और प्रमुखता दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप बाल केंद्रित पढ़ाई कर रहे हैं, ये तो साफ बात है। चलिए, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ता से किस बात में विश्वास करता है? समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ता से किस बात पर विश्वास करता है? एक, बच्चे विद्यालय के बाहर जो कुछ भी सीखते हैं वह अप्रासंगिक है। दूसरा, शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। तीसरा, शिक्षक को सदैव कक्षा निर्देश में आगे रहना चाहिए। चौथा, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क की आवश्यकता नहीं है। तो किस बात का विश्वास करते हैं बताइए? समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र किस पे दृढ़ता से विश्वास करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा, शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है उनके लिए। ठीक है, चलिए यहां से शायद हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं, नहीं यहाँ भी क्वेश्चन कुछ बाकी हैं। जैसे यदि शिक्षक, ध्यान देखिए, यदि शिक्षक नया पाठ पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियां में संलग्न करते हैं तो क्या उद्देश्य हो सकता है? अगर उनको कुछ खिलाते हैं या कुछ मतलब खिलाने के लिए कुछ गेम खिला रहे हैं, तो एक, विद्यार्थियों का ध्यान हटाना। दूसरा, पाठ आरंभ करने से पूर्व विद्यार्थियों को अनुशासन में करना। तीसरा, कार्यभार को कम करना। चौथा, विद्यार्थियों में प्रोत्साहन और उत्साह का संचार करना। तो आपको क्या उत्तर सही लगता है? तो एकदम सरल है, बच्चों को अगर आप कुछ खिलाएंगे तो उनमें क्या आएगा? उनमें विद्यार्थियों में प्रोत्साहन और उत्साह का संचार होगा। ठीक है, तो वो पढ़ने में थोड़ा सा मन लगा सकते हैं। चलिए 109 प्रश्न का उत्तर दीजिए। मनुष्य अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह वे अन्य कौशल सीखते हैं। यह किस विचारक के सिद्धांत की ओर संकेत करता है? एक, चॉम्स्की। दूसरा, पियाजे। तीसरा, वाइगॉत्स्की। चौथा, स्किनर। मनुष्य अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह वे अन्य कौशल सीखते हैं। तो ये जो विचार है ये किसका विचार है? आपका स्किनर का विचार है। ठीक है, स्किनर का ये विचार है। मनुष्य अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार सीखते हैं जिस तरह अन्य कौशल सीखते हैं। यह स्किनर के सिद्धांत की ओर संकेत करता है। स्किनर का मानना है कि बच्चे अपने परिवार, आस पड़ोस और अपनी प्रकृति के संपर्क में आकर भाषा सीखता है। उनके सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक, चलिए यहां से बताइए, रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार से कार्य करते हैं? एक समूह में अंतःक्रिया करते हैं तथा कक्षा में आवाजें करते हैं। दूसरा, अपनी कॉपियों में सभी विकल्प लिखते हैं। तीसरा, केवल शिक्षक के साथ ही अंतःक्रिया करते हैं। चौथा, किसी की भी तरह की अंतःक्रिया नहीं करते हैं। रचनावादी है, देखिए रचनावादी शिक्षा में बच्चे क्या करेंगे? कुछ रचना करेंगे, कुछ नया करेंगे। तो क्या करेंगे? अब नहीं की बात ही नहीं है, अंतःक्रिया नहीं करेंगे, ये कैसी बात है गई? तो ये तो गलत बात है। केवल भी जहां आ जाए तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। अपनी कॉपियों में सभी विकल्प लिखते हैं, नहीं, क्योंकि रचनावादी हैं तो लिख तो सकते हैं, लेकिन अच्छा क्या व्यर्थ रहेगा? तो वो पहला ही रहेगा कि समूह में अंतःक्रिया करते हैं तथा कक्षा में आवाजें करते हैं। आवाजें मतलब बताते हैं कि भैया हो गया है, देखिए मैंने कुछ नया ढूंढ लिया, या अगर कुछ उन्होंने बात ऐसी कही। निम्नलिखित में कौन सा भाषा शिक्षण सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता? चयन तथा श्रेणियों में बांटना। दूसरा, विशेष रूप से पठन कौशल पर बल देना। तीसरा, एकीकृत तरीके से शिक्षण कराना। चौथा, अधिक से अधिक अवसर देना। तो इसमें कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांत में नहीं आता? तो उत्तर क्या हो जाएगा? विशेष रूप से पठन कौशल पर बल देना। ठीक है, सिर्फ पढ़ने पे अगर देंगे, विशेष रूप से पठन कौशल पर बल देना भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य छात्रों के चारों भाषाई कौशल पाठन, श्रवण, मौखिक, लेखन का विकास करना होता है। चयन तथा श्रेणियों में बांटना, एकीकृत तरीके से शिक्षण करना तथा अधिक से अधिक अवसर प्रदान देना शिक्षण के सिद्धांत में शामिल होगा, भाषा शिक्षण के सिद्धांत में शामिल होगा। ठीक, सहपाठी एक दूसरे के प्रति स्वीकृति का भाव रखें, इसके लिए किस तरह का कक्षाई परिवेश उपयुक्त है? एक, विविधता वाली शिक्षार्थी वाली समावेशी कक्षा। दूसरा, चयनित शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा। तीसरा, विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली विशिष्ट कक्षा। चौथा, चयनित विद्यार्थियों वाली विशिष्ट कक्षा। तो सहपाठी एक दूसरे से प्रति स्वीकृति का भाव रखें, इसके लिए किस तरह का कक्षाई परिवेश होना चाहिए बताइए? देखिए समावेशी तो होना ही चाहिए, लेकिन अब क्या उसमें विविधता रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो विविधता तो रखनी ही चाहिए ना।
हमारा देश भी ऐसा है कि यहाँ जहाँ विविधता बहुत जरूरी है, तो समावेशी और विविधता वाले छात्रों को समावेशी कक्षा प्रदान करनी चाहिए। चलिए 113वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला, अप्रभावकारी आदतों को हटाना। दूसरा, उन भाषा तथ्यों को दोबारा पढ़ाना जो उन्होंने सही तरीके से नहीं सीखे हैं। तीसरा, शिक्षार्थियों को अच्छी तरह से रटाना। चौथा, उद्दीपन उपागमों के साथ शिक्षार्थियों के अधिगम के लिए रुचि जागृत कराना। तो आपको पता है जहाँ भी भैया ये सब लिखा हो तो उसको एकदम तुरंत करें कि भैया ये सब तो नहीं करना है हम लोग को, चाहे जो भी आपका शिक्षण का विधि हो उसमें तो ये नहीं करवाना है कि चांस है, बहुत कम चांस है। ठीक है, तो रटाना हमें नहीं है किसी को। ये प्रश्न बता दीजिए, भाषा पढ़ते समय विद्यार्थियों को प्रतिभागी को बढ़ाने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त उपागम होना चाहिए? भाषा पढ़ाते समय विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त उपागम होना चाहिए? एक, सरात्मक उपागम। दूसरा, संप्रेषणात्मक उपागम। तीसरा, व्याकरण अनुवाद विधि। चौथा, निम्नजन विधि। तो बताइए उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आपका दूसरा, संप्रेषणात्मक उपागम। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। इसके बाद के जितने भी प्रश्न थे हम लोग ये सब कर चुके हैं। ध्यान रखिएगा, पेडागोजी के जो भी प्रश्न हैं थोड़े से लेंदी हैं, तो आपको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी ध्यान से, इतना ज़्यादा कंटेंट है। बाकी काव्यांश और गद्यांश में तो मेरे हिसाब से 15 में से 15 उड़ा सकते हैं, कर सकते हैं मतलब। बाकी जो 15 है उनके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रेगुलर क्लासेस हो रही हैं तो प्लीज़ देखिए और पेडागोजी पढ़िए। धन्यवाद।